और अब बात अमेरिका और ईरान के बीच जंगी टेंशन की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर है कि अगले 4 दिन के भीतर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती हो चुकी है। जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट सब कुछ तैयार स्थिति में है। माना जा रहा है कि यह सिर्फ सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि ये लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अंतिम आदेश का इंतजार है। अमेरिकी सेना इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब कड़ा होगा। ऐसे में आशंका है कि टकराव पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर हैं। फैसला आने में कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं और यही बात तय करेगी कि तनाव बातचीत में बदलेगा या फिर युद्ध में। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव को लेकर ईरान पर जल्द हमला कर सकता है अमेरिका। इसी हफ्ते के आखिर में यह हमला हो सकता है। ट्रंप की मोहर लगने के बाद हो सकता है अटैक। परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इसी हफ्ते के आखिर में हमला हो सकता है, क्योंकि जिस बात की जानकारी हमने अभी आपको अलग अलग तस्वीरों में भी दिखाई कि कैसे सैन्य अभियान के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह की तैनाती है, चाहे युद्धपोत हो, अत्याधुनिक हथियार हो, इन सब के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है क्या? दुनिया की नजरें लगातार वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। तो अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान का फैसला, आज ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे ईरान और रूस। एक्सरसाइज का मकसद समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। यह इलाका रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। यहां पहले से अमेरिकी नेवी की तैनाती है। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज रूस और ईरान की, ये एक बड़ा फैसला। देखिए यहां पर किस तरह से शक्ति प्रदर्शन की एक सूरत आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान के साथ रशिया जब इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में आकर खड़ा है तो इसका संदेश ग्लोबली है और सबसे बड़ा संदेश अमेरिका के लिए है। तो ट्रंप की सीधी चुनौती, लेकिन इन सबके बीच क्या अभी भी बातचीत के जरिए रास्ता निकलने की कोई उम्मीद हो सकती है? इसे लेकर दुनिया इस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान की तरफ नजरें लगाए हुए है। तो दुनिया के दो मुल्कों के बीच आखिर इस ऐलान जंग के मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा जी, ईरान जो कह रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा, आखिर फिर अमेरिका की जंग करने की जिद के पीछे क्या कारण है और किस तरह से अभी की परिस्थिति को देखा जाना चाहिए? जिद तो नहीं समझ में आ रही। मसला तेल का है, तेल पे कब्जा। वो वेनेजुएला पे के भी तेल उन्हें चाहिए, ईरान का भी तेल चाहिए। ईरान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके बॉर्डर साउथ एशिया से भी मिलते हैं, यानी पाकिस्तान पहले तो भारत से मिलते थे आज़ादी से पहले, फिर दूसरी तरफ इराक और से मिलते हैं, और पश्चिम एशिया, सारे देश जो गल्फ खाड़ी के क्षेत्र हैं उसके करीब हैं उसके, फिर दूसरी तरफ ये आर्मेनिया और अज़रबैजान से मिलते हैं, टर्की से मिलते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिलते हैं, और इन सब जगहों पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। और गैस भी यहाँ पे बहुत है, मिनरल है। ईरान में भी बहुत बड़ा तेल और गैस है। फिर रशिया का भी उन्हें तेल चाहिए। उनकी ऑयल कंपनीज कहती हैं कि रशिया के पास $75 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस और दूसरे, उसको पर भी उनकी नज़र है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। इसके बाद फिर रशिया के बाद कोई और देश। चलिए, आपने तेल को इन सबके केंद्र में बताया, लेकिन अगर ट्रंप साहब के बारे में बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। वो ये दिखाते हैं, ये दावा भी करते हैं कि उनकी छवि जैसे एक जंग रोकने वाले नेता की है, उस रोल में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ईरान पर हमले की धमकी, क्या आप मानते हैं कि ये वही ट्रंप हैं जो कभी युद्ध को गलत बताते रहे हैं और अब ईरान के साथ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, विश्व बहुत बड़ा है। ये सैंक्शंस और टैरिफ के माध्यम से मैं नहीं समझता कि दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये यदि युद्ध हुआ तो बहुत भयानक होगा, भारत पे भी उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए कि ये क्षेत्र
में ईरान का कहना यह है कि उसके पास 2 ही प्लस पॉइंट हैं जिसको वो बहुत कहता है कि युद्ध के मतलब ये है कि ऑल आउट वार हो जाएगी। वो अमेरिकन बेसिस जहाँ जहाँ है उसको अटैक करेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं। इराक में भी उन्हीं ने अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया था, अमेरिकन बेस पे जो एम्बेसी से मिला हुआ था। फिर उसके बाद कतर में भी उन्हीं ने किया था अमेरिकन मिलिट्री बेस के ऊपर। और उसके अलावा सभी बाकी भी जितने देश हैं उनके रेंज में हैं, बिल्कुल सब मिले हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि तेल की सप्लाई को वो कहते हैं डिस्टर्ब करने की थोड़ी बहुत क्षमता तो है उनमें। ऐसा लगता है कि ऐसा अगर हुआ तो भारत के लिए तो हमारी जो 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा। 1 करोड़ लोग भारतीय मूल के वहाँ पे रहते हैं जी। अरब देश में। और दूसरी बात यह कि हमारा ट्रेड है उनके साथ लगभग $150 बिलियन से ज़्यादा का है, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड। फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। ये सारा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट के देशों पर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस जंग के ऐलान का क्या असर देख रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो सब बहुत चिंतित हैं। उनका काफ़ी प्रेशर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बहरीन हो या कोई भी देश हो वहाँ का, कुवैत हो, या फिर उसके अलावा सेंट्रल एशिया के भी देश हैं। टर्की ने भी कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फैल जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो अमेरिकन जो हैं उनके तेल के ऊपर, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को भी नोटिस दे रखी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो अपने तेल के जो भंडार हैं वो उनके हवाले कर दें, उनको ख़तरा है अमेरिका से, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उनको भी डर लगता है कि वो भी अपना तेल पे जो उनका कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि अमेरिकन ये भी कहते हैं ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए उनका तेल के ऊपर। अगर अमेरिका को 21st सेंचुरी में सुपर पावर बने रहना है तो तेल के ऊपर कंट्रोल उनका ज़रूरी है। और वो ये कहते हैं कि ग्रेटर कंट्रोल के मतलब ये है कि तेल के ऊपर उनका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में होना चाहिए। ऑयल कंपनीज डिटरमिन करेंगी मार्केट के हिसाब से, न कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। तो बहुत से जितने भी क्षेत्रीय देश हैं उस पूरे चारों तरफ वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, और उनकी भी इकनॉमी कमज़ोर है। और दूसरी बात यह कि ये सारे तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, अगर ज़रा भी डिस्टर्ब हुआ तो इनके बजट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनके यहाँ एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमर आगा साहब। और कमर आगा, जिस तरह से इस पूरी परिस्थिति को अभी आपके लिए डिकोड कर रहे हैं, देखिए तेल और तेल से चलने वाली ग्लोबल डायनामिक्स इसके केंद्र में है। और इन सब के बीच चाहे ट्रंप हो या फिर ईरान की सुप्रीम लीडरशिप हो, परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही हैं, संकेत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं आने वाले दिनों के लिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश की कासगंज में एक नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले में मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसले में नाबालिग के यौन उत्पीड़न को बलात्कार के प्रयास की बजाय सिर्फ बलात्कार की तैयारी, जिसमें कम सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कासगंज पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा जून 2023 में जारी किए गए समन को बहाल कर दिया है। यह मामला नवंबर 2021 का है, जब बलात्कार के इरादे से 2 आरोपी 11 साल की नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती खींचकर पुलिया के नीचे ले गए। उन्होंने लड़की से बलात्कार का प्रयास किया। लड़की की चीख पुकार सुनकर 2 लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों को भागने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन दोनों के मौके पर पहुंचने की वजह से ही बलात्कार का प्रयास विफल हुआ। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ये बलात्कार की तैयारी नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास था। ये फैसला दर्शाता है कि नाबालिगों से जुड़े मामले में संवेदनशीलता और न्यायिक जवाबदेही कितनी जरूरी है। वर्षों से अटके इस मामले का स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए जल्द निपटारा हो पाया। पीड़िता और उसकी मां की तरफ से याचिका बाल अधिकार संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने दायर की थी। और अब आपको सुनवाते हैं 2 वकीलों की बात, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग पीड़िता का पक्ष मजबूती से रखा। Today, Supreme Court has given a landmark judgment, and in judgment, the Supreme Court has held that many times the observations used by various courts and even the high courts against the women who are the victim of sexual offences, those are not acceptable. The High Court says this is not attempt to rape. The High Court says this is only a preparation. The Supreme Court has said its judgment. Supreme Court has clearly said this is not only a preparation, this is an attempt to rape.
and these accused should be tried for the rape. So we pointed out, Just Rights for Children filed this SLP before the Supreme Court, and also the mother of that victim was also a party to that. I am sure that this a final document which will come, and the Supreme Court will approve and will direct the courts to follow that document. It will go a long way in helping the victims. मैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आया है इससे क्लियरली एक बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरे सोसाइटी को जाता है कि विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो बच्चों के साथ में जो जघन्य अपराध होती है, उनके साथ में पूरी सिस्टम को सेंसिटिविटी और एम्पैथी के साथ में डील करने की जरूरत है। ये और भी चौंकाने वाली बात है कि जब बच्चे लीगल सिस्टम्स के पास जाते हैं और जब एजेंसीज फेल करते हैं तब बच्चों के साथ बहुत अन्याय होता है। ये जो जजमेंट है, जो जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ये जजमेंट दिया है, ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जजमेंट ने हमारी जुडिशियरी कैसे इस विक्टिम्स को ट्रीट करना है, उनके साथ किस तरह से एम्पैथी रखना है, उनकी डिग्निटी को कैसे रिस्टोर करना है, इन सारी चीजों पे ये लैंडमार्क जजमेंट है।